उदयपुर के महलों में राणा जी ने आपात सभा बुला रखी थी। सभा में बैठे हर सरदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। सभी की आंखों में गहरी बेचैनी थी। उनके हाव भाव देखकर ही लग रहा था कि किसी बड़े दुश्मन के साथ होने वाले युद्ध पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। सभा में प्रधान की ओर देखते हुए राणा जी ने गंभीर स्वर में कहा, इन मराठों ने तो आए दिन हमला कर सिर दर्द कर रखा है। सिर दर्द किस बात का है? अन्नदाता, इन मराठों ने तो पूरा मेवाड़ राज्य ही तबाह कर दिया है। गांवों को लूटना और उसके बाद आग लगा देना। इसके अलावा ये मराठे कुछ जानते ही नहीं। इन मराठों की दुष्टता और धृष्टता तो बादशाह के हमलों के समय मुसलमान भी नहीं करते थे, पर इन मराठों का उत्पात तो मानवता की सारी हदें पार कर रहा है। सभा में इसी तरह की बातें सुन राणा जी और गंभीर हो गए। उनकी गंभीरता उनके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रही थी। मराठों की सेना मेवाड़ पर हमला कर लूटपाट और आगजनी करते हुए आगे बढ़ रही थी। मेवाड़ की जनता उनके उत्पात से बहुत आतंकित थी। उन्हीं से मुकाबला करने के लिए आज देर रात तक राणा जी रणनीति बना रहे थे और मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी में जुटे थे। अपने खास खास सरदारों को बुलाकर उन्हें जिम्मेदारियां समझा रहे थे। तभी प्रधान जी ने पूरी परिस्थिति पर गौर करते हुए कहा, खजाना रुपयों से खाली है। मराठों के आतंक से प्रजा आतंकित है। मराठों की लूटपाट और आगजनी के चलते गांव के गांव खाली हो गए और प्रजा पलायन करने में लगी है। राजपूत भी अब पहले जैसे रहे नहीं, जो इन उत्पातियों को पलक झपकते मार भगा दें और ऐसे दुष्टों के हमले झेल सकें। प्रधान के मुंह से ऐसी बात सुन पास ही बैठे एक राजपूत सरदार ने आवेश में आकर बोला, पहले जैसे राजपूत अब क्यों नहीं है? कभी किसी संकट में पीछे हटे हैं तो बताएं। आज तक हम तो गाजर मूली की तरह सिर कटवाते आए हैं और आप कह रहे हैं कि पहले जैसे राजपूत नहीं रहे। पिछले 200 वर्षों से लगातार मेवाड़ पर हमले हो रहे हैं, पहले मुसलमानों के और अब इन मराठों के। रात दिन सतत चलने वाले युद्धों में भाग लेते लेते राजपूतों के घरों की हालत क्या हो गई है, कभी देखा है आपने? कभी राजपूतों के गांवों में जाकर देखो, एक एक घर में 10-10 शहीदों की विधवाएं बैठी मिलेंगी। फिर भी राजपूत तो अब भी सिर कटवाने के लिए तैयार है। बस एक हुक्म चाहिए राणा जी का। राज पाने और बचाने के लिए गाजर मूली की तरह सिर कटवाने ही पड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राज्य का स्वामी बनना आसान नहीं है। स्वराज्य बलिदान मांगता है और हम राजपूतों ने अपने बलिदान के बूते ही यह राज हासिल किया है। धरती उसी की होती है जो इसे खून से सींचने के लिए तैयार रहे। हमारे पूर्वजों ने मेवाड़ की भूमि को अपने खून से सींचा है। इसकी स्वतंत्रता के लिए जंगल जंगल ठोकरें खाई हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटियां खाई हैं। अब जब ये लुटेरे इसकी अस्मिता लूटने आ गए हैं, तो क्या हम इसे आसानी से लुट जाने दें? क्या अपने पूर्वजों के बलिदान को यूं ही व्यर्थ जाने दें? इसीलिए बैठकर बहस करना छोड़ें और मराठों को माकूल जवाब देने की तैयारी करें। राणा की बात सुनकर सभा में चारों ओर चुप्पी छा गई। सबकी नजरों के आगे सामने आई युद्ध की विपत्ति का दृश्य घूम रहा था। मराठों से मुकाबले के लिए इतनी तोपें कहां से आएगी? खजाना खाली है, फिर सेना के लिए खर्च का बंदोबस्त कैसे होगा? सेना कैसे संगठित की जाए? सेना का सेनापति कौन होगा? साथ ही इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा भी होने लगी। आखिर चर्चा पूरी होने के बाद राणा जी ने अपने सभी सरदारों व जागीरदारों के नाम एक पत्र लिखकर उसकी पाती घुड़सवारों को देकर तुरंत दौड़ाने का आदेश दिया। पत्र में लिखा था, राज्य पर उत्पाती मराठों ने आक्रमण किया है। उनका मुकाबला करने व उन्हें मार भगाने के लिए सभी सरदार व जागीरदार यह पत्र पहुंचते ही अपने सभी सैनिकों वस्त्र शस्त्रों के साथ फौज में शामिल होने के लिए बिना कोई देरी किए जल्द से जल्द हाजिर हों। पत्र में राणा जी के दस्तखत के पास ही राणा द्वारा लिखा था, जो जागीरदार इस संकट की घड़ी में हाजिर नहीं होगा, उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। इस मामले में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाएगी और इस हुक्म की तामील ना करना देशद्रोह व हरामखोरी माना जाएगा। राणा का एक सवार राणा का पत्र लेकर मेवाड़ की एक जागीर कोसीथल पहुंचा और जागीर के प्रधान के हाथ में पत्र दिया। प्रधान ने पत्र पढ़ा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। कोसीथल चुंडावत राजपूतों के वंश की एक छोटी सी जागीर थी और उस वक्त सबसे बुरी बात यह थी कि उस समय उस जागीर का वारिस एक छोटा बच्चा था।
कोई 2 वर्ष पहले ही उस जागीर के जागीरदार ठाकुर एक युद्ध में शहीद हो गए थे और उनका छोटा सा इकलौता बेटा उस वक्त जागीर की गद्दी पर था। इसीलिए जागीर के प्रधान की हवाइयां उड़ रही थीं। राणा जी का बुलावा आया है और गद्दी पर एक बालक है। वह कैसे युद्ध में जाएगा? प्रधान के आगे एक बहुत बड़ा संकट आ गया। वह सोचने लगा, क्या इन मराठों को भी अभी हमला करना था? कहीं ईश्वर उनकी परीक्षा तो नहीं ले रहा? प्रधान राणा का संदेश लेकर जनाना महल के द्वार पर पहुंचा और दासी की मार्फत माजी साहब, जागीरदार बच्चे की विधवा मां, से आपात मुलाकात की अर्ज की। दासी के मुंह से प्रधान द्वारा आपात मुलाकात की बात सुनते ही माजी साहब के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। पता नहीं अचानक कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। खैर, माजी साहब ने तुरंत प्रधान को बुलाया और पर्दे के पीछे खड़े होकर प्रधान का अभिवादन स्वीकार करते हुए पत्र प्राप्त किया। पत्र पढ़ते ही माजी साहब के मुंह से सिर्फ एक छोटा सा वाक्य ही निकला, हे ईश्वर, अब क्या होगा? और वे प्रधान से बोली, अब क्या करें? आप ही कोई सलाह दें। जागीर के ठाकुर साहब तो आज सिर्फ 2 ही वर्ष के बच्चे हैं। उन्हें राणा जी की चाकरी में युद्ध के लिए कैसे ले जाया जाए? तभी माजी के बेटे ने आकर माजी साहब की उंगली पकड़ी। माजी ने बेटे का मासूम चेहरा देखा तो उनका हृदय ममता से भर गया। मासूम बेटे की नजर से नजर मिलते ही माजी के हृदय में उसके लिए, उसकी जागीर के लिए धुक उमड़ पड़ा। राणा जी द्वारा पत्र में लिखे आखिरी वाक्य माजी साहब की नजरों के आगे घूमने लगे। हुक्म की तामील नहीं की गई तो जागीर जब्त कर ली जाएगी। देशद्रोह व हरामखोरी समझा जाएगा, आदि आदि। पत्र के आखिरी वाक्यों ने माजी साह के मन में ढेरों विचारों का सैलाब उठा दिया। जागीर जब्त हो जाएगी, देशद्रोह व हरामखोरी समझा जाएगा। मेरा बेटा अपने पूर्वजों के राज्य से बाहर बेदखल हो जाएगा और ऐसा हुआ तो समाज में कौन इज्जत करेगा? पर उसका आज बाप जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? मैं मां तो जिंदा हूं। यदि मेरे जीते जी मेरे बेटे का अधिकार छीना जाए तो मेरा जीना बेकार है। ऐसे जीवन पर धिक्कार। और फिर मैं ऐसी तो नहीं जो अपने पूर्वजों के वंश पर कायरता का दाग लगने दूं, उस वंश पर जिसने कई पीढ़ियों से बलिदान देकर इस भूमि को पाया है। मैं उनकी इस बलिदानी भूमि को ऐसे आसानी से कैसे जाने दूं? ऐसे विचार करते हुए माजी सा की आंखों के सामने वे दृश्य घूमने लगे जो युद्ध में न जाने के बाद हो सकते थे, कि उनका जवान बेटा एक ओर खड़ा है और उसके सगे संबंधी और गांव वाले बातें कर रहे हैं कि इन्हें देखिए, ये युद्ध में नहीं गए थे तो राणा जी ने इनकी जागीर जब्त कर ली थी। वैसे इन चुंडावतों को अपनी बहादुरी और वीरता पर बड़ा नाज है। हरावल में भी यही रहते हैं। और ऐसे व्यंग्य सुनकर उनका बेटा नजरें झुकाए दांत पीसता हुआ चला जाता है। ऐसे ही दृश्यों को सोचते सोचते माजी सा का सिर चकराने लगा। वे सोचने लगे, यदि ऐसा हुआ तो बेटा बड़ा होकर मुझे, अपनी मां को भी धिक्कारेगा। माजी सा की आंखें ठहर गईं। अब निर्णय आसान नहीं था। वीडियो के भाग तो में देखिए कैसे एक मां अपने कुल, अपनी मर्यादा और अपने लाल के भविष्य के लिए एक ऐसा कदम उठाती है जिससे कोशीथल का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है।